आज तक हमने इस चैनल पर आपके साथ बहुत सी सर्वाइवल्स की सच्ची कहानियां शेयर की हैं, लेकिन आज की ये कहानी उन सब से अलग है क्योंकि यहाँ बात एक ऐसे हादसे की है जिससे बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। एक हेलीकॉप्टर जो बिल्कुल अच्छे तरीके से उड़ान भरता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो अचानक क्रैश हो जाता है, और वो भी एक धधकते हुए ज्वालामुखी के अंदर। इसके अंदर मौजूद इंसान किसी तरह वहां 2 दिन तक सरवाइव करते हैं, लेकिन 2 दिनों बाद उनके साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सच्ची घटना आज से करीबन 20 साल पुरानी है, जो क्रेग होस्किंग नाम के एक शख्स के साथ घटी। ये वो शख्स था जिसने अपने शौक और लगन के चलते महज 16 साल की उम्र में ही एक लाइसेंस्ड हेलीकॉप्टर पायलट का दर्जा प्राप्त कर लिया था। यही नहीं, एयरप्लेन हो या फिर सी प्लेन या ग्लाइडर, होस्किंग हर तरह के जहाज उड़ाने में एक्सपर्ट बन चुके थे। जाहिर सी बात है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी काबिलियत हासिल करने के बाद कामयाबी तो इनके पीछे आनी ही थी, इसलिए जैसा इनका टैलेंट था इन्हें काम भी बिल्कुल वैसा ही मिलता गया। अब हुआ यूं कि साल 1922 में एक हॉलीवुड फिल्म के कुछ सीन्स की शूटिंग के लिए एक धधकते हुए ज्वालामुखी का दृश्य फिल्माना था। इसके लिए एक अनुभवी पायलट और एक कैमरामैन की जरूरत थी, इसलिए इस डेयरिंग काम का ऑफर होस्किंग के पास आया, जिसे करने के लिए होस्किंग भी फौरन तैयार हो गई। जिसके बाद होस्किंग की कामयाबी और इस हादसे की शुरुआत, दोनों का सफर एक साथ ही शुरू हो गया। होस्किंग के साथ इस मिशन पर 2 और लोग भी थे जिन्हें इस काम को अंजाम देना था। जहां होस्किंग को ज्वालामुखी के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाना था, तो वहीं इनकी टीम में एक कैमरामैन माइकल बेंशन और टेक्नीशियन क्रिस्टोफर ड्यूडी को उस ज्वालामुखी की फुटेज कैप्चर करनी थी। इन तीनों को बेल 206B थर्ड नाम का एक हेलीकॉप्टर दिया गया, जिस पर सवार 2 कैमरों के साथ इन तीनों को हवाई आइलैंड पर मौजूद किलोवेआ ज्वालामुखी को शूट करना था। ये ज्वालामुखी उस समय तो शांत था, लेकिन साइंटिस्ट की भविष्यवाणी के अनुसार इसमें मौजूद लावा, जो उस समय 120 फीट नीचे था, वो कुछ ही समय में करवट बदलने वाला था। और अगर सही टाइम पर इस क्षण को कैमरे में कैद कर लिया जाता तो ये नजारा बड़ा ऐतिहासिक हो सकता था। 21 नवंबर 1992 को प्लान के मुताबिक ये तीनों अपने हेलीकॉप्टर को लेकर ज्वालामुखी के बिल्कुल ऊपर आ गई। हेलीकॉप्टर इसके चारों ओर घूमने लगा और इसके सभी अतरंगी पल कैमरे में भी कैद करने लगा। लेकिन जब कैमरामैन ने रिकॉर्ड हुई फुटेज को चेक किया तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि उन्हें जैसा आउटपुट चाहिए था उन्हें वैसा नहीं मिला। इसलिए एक बार फिर उन्होंने ज्वालामुखी के ऊपर जाने का फैसला लिया। लेकिन इस बार जैसे ही हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के मुंह पर पहुंचा तो इसमें लगा रोटर अचानक ही खराब हो गया, जिसके चलते पल भर में ही हेलीकॉप्टर अपना संतुलन खोने लगा। होस्किंग को इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। पलक झपकते ही उनका सालों का एक्सपीरियंस मानो हवा हो गया था। वहां ज्वालामुखी का धुआं इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो या तो हेलीकॉप्टर उड़ना भूल गया हो या फिर पायलट इसे उड़ाना भूल गया हो। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी ने उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को रिवर्स गियर में डाल दिया हो। इस टाइम इन तीनों की सांसें थम चुकी थी, क्योंकि अब शायद इनका अंत बहुत करीब था। लेकिन फिर वो हुआ जो ऐसे हालातों में इन तीनों ने सोचा भी नहीं था। ये हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के अंदर जाकर तो गिरा, लेकिन खोलते हुए लावा से फिर भी बच गया, क्योंकि इनका हेलीकॉप्टर उस ज्वालामुखी के क्रेटर में मौजूद एक टापू पर क्रैश हुआ था। और उस टाइम ज्वालामुखी में लावा इतना ज्यादा नहीं था कि वो क्रेटर पूरा लावे से भर सके। इसकी वजह से मौत के मुंह में जाकर भी इनकी जान बच गई। लेकिन ये जान का बचना था या खतरे का कुछ देर के लिए टल जाना, ये अब भी कहना बेहद मुश्किल था, क्योंकि ये सभी लोग अब लगभग 150 फीट की गहराई पर थे, जहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, और जो था उसे पार कर पाना इनके बस का तो बिल्कुल भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इसमें मौजूद जहरीली गैसें, जो इनकी सांसें अभी से थामने के लिए काफी थी, उन्होंने इनके गिरते ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अब इन लोगों ने सोचा कि अगर किस्मत ने उन्हें ये मौका दिया है कि 150 फीट की गहराई में लावे से भरे ज्वालामुखी में क्रैश होने के बाद भी अगर इनकी जान बच गई, तो फिर उन्हें भी अपनी जान बचाने की एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। इसके लिए सबसे पहले इन तीनों ने इन जहरीली गैसों से छुटकारा पाने की कोशिश की, जिसमें ये लोग किस्मत से कुछ हद तक सफल भी हो गए, क्योंकि इस क्रेटर में ही एक ऐसा होल भी था जहां से ताजी हवाओं के स्रोत निकल रहे थे, जिसने इनकी परेशानी को जल्द ही दूर कर दिया। वहीं होस्किंग ने इसी बीच हेलीकॉप्टर के पास जाकर किसी तरह जुगाड़ करके उसमें लगे रेडियो को चालू किया और उसे कनेक्ट करने का प्रयास किया, और वो इसमें कामयाब भी हो गई। जैसे ही उनका संपर्क पास के ही एक फायर डिपार्टमेंट से हुआ तो उन्होंने तुरंत एक हेलीकॉप्टर इन तीनों को बचाने के लिए वहां भेज दिया। जैसे ही ये हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के मुहाने पर आया तो इसने एक रस्सी इस क्रेटर में डाल दी। लेकिन अब समस्या ये थी कि होस्किंग तो अभी भी क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के पास ही मौजूद थे, जो कुछ देर बाद ही रेस्क्यू करने आए हेलीकॉप्टर को नजर आ गई, और वो
उनके द्वारा फेंकी गई रस्सी को पकड़कर बाहर भी आ गए। लेकिन बेंसन और ड्यूडी को वो हेलीकॉप्टर नहीं ढूंढ सका, क्योंकि जब काफी देर तक भी होस्किन का रेडियो कनेक्ट नहीं हो पाया था तो उन दोनों ने फैसला लिया कि वो किसी मदद का इंतजार किए बिना इस क्रेटर को चढ़कर ही पार करेंगे, क्योंकि वहां नीचे रुकना बेवकूफी ही थी, क्योंकि हर पल वहां गैसों की मात्रा बढ़ते ही जा रही थी। लेकिन होस्किन को ये रास्ता ठीक नहीं लगा। शायद उनको उम्मीद थी कि उनका रेडियो कनेक्ट होगा और उन्हें मदद मिलेगी। हालांकि होस्किन की ये उम्मीद तो कामयाब हो गई थी, लेकिन उधर ऊपर चढ़ने के चक्कर में वो दोनों अब रास्ता भटक चुके थे। अब वो एक ऐसे रास्ते पर पहुंच चुके थे जो उनके लिए आगे चलकर खतरा बनने वाला था। उस क्रेटर को चढ़ने और चढ़कर बाहर निकलने का इनका प्लान अब इन पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि जिस समय होस्किन हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे थे ये लोग ऊपर चढ़ने में लगे हुए थे, और जिस समय होस्किन तक मदद पहुंची तब तक ये दोनों 70 फीट तक ऊपर भी आ चुके थे। यानी ये अब भी क्रेटर में 80 फीट की गहराई पर थे। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में इनकी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। ऊपर से ज्वालामुखी अब गैसों और धुएं से पूरा भर चुका था, जिसके कारण ये हेलीकॉप्टर से देखने पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ अब रात होने को आई थी और मदद को आया हुआ हेलीकॉप्टर भी अब लौट चुका था। इसलिए इन दोनों ने सोचा कि अब खतरे से बाहर तो आ ही चुके हैं और रास्ता भी अब थोड़ा ही बचा है, तो क्यों ना आज रात यहीं बिताकर आराम कर लेते हैं। लेकिन ये रात इतनी आसानी से कट जाती ऐसा इनके नसीब में था ही नहीं। लावा के खोलने की आवाज और इससे निकलने वाली गैसों ने इनके कानों और पूरे शरीर को हर पल परेशान किया। लेकिन जैसे तैसे इन दोनों ने इस रात को भी पार कर लिया। पर सुबह होते होते ड्यूडी का सब्र अब जवाब देने लगा था। उसने तुरंत ही ये जगह छोड़ने और इससे बाहर निकलने का फैसला किया और आगे की चढ़ाई करने निकल पड़ा। लेकिन बेंसन ने वहीं रहकर मदद आने का इंतजार किया, क्योंकि उसके लिए ये हालात अब आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हो चुके थे, क्योंकि वहां धुआं इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी 1 फीट से भी कम हो गई थी। ऊपर से उनके आगे की चढ़ाई बेहद पथरीली और खड़ी हो चुकी थी, जिस पर और आगे चढ़ पाना संभव नहीं था। और अगर वो ऐसा करते भी तो शायद उनकी पकड़ कमजोर हो जाती और वो नीचे गिर जाते, जहां अब लावा इतना ऊपर आ चुका था कि इसने पूरे क्रेटर को ढक लिया था। इन सब चीजों के कारण बेंसन एक अजीब से सदमे में चले गए थे। पहले जहाज से गिरना, फिर जहरीली गैसों से लड़ना, पहाड़ चढ़ना और रात भर मौत को करीब से महसूस करना। इन सब के कारण उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए वो उसी जगह पर रुक गए। उनके कदम खुद ही आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे और अब तो ड्यूडी भी उनका साथ छोड़कर जा चुके थे। बेंसन अभी ये सोच ही रहे थे कि उनका अंत करीब है कि अचानक उन्हें एक गिरती हुई बॉडी दिखाई दी, जो खोलते हुए लावा में जा गिरी और पलक झपकते ही भस्म हो गई। ये देखकर तो बेंसन जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे, क्योंकि कुछ ही समय पहले उनका दोस्त उनके लाख मना करने के बाद भी उनका साथ छोड़कर चला गया था। और ये नजारा देखते ही उन्हें लगा कि हो ना हो ड्यूडी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन किस्मत से वो बॉडी ड्यूडी की नहीं थी, बल्कि डिप्रेशन के कारण उनका दिमाग उनके डर को क्रिएट कर उनके सामने ला रहा था। उधर बचाव दल भी रात से ही उन दोनों को बचाने की कोशिशों में लगा हुआ था, लेकिन विजिबिलिटी लो होने के कारण वो लोग नीचे कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। इसलिए निराश होकर वो वापस चले गए थे। लेकिन अगली सुबह वो वापस आए एक बार दोबारा कोशिश करने के लिए, लेकिन इस बार भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उधर ड्यूडी की कई घंटों की मेहनत रंग लाई। आखिरकार कई घंटों की चढ़ाई के बाद ड्यूडी ज्वालामुखी के मुहाने पर जा पहुंचे, जहां बचाव दल पहले से ही मौजूद था, जिन्होंने उसे तुरंत ही अस्पताल में पहुंचाया। लेकिन दूसरी तरफ बेंसन अब भी वहीं फंसे थे। जानलेवा हालात और ऊपर से दोस्त की मौत का गम, ये समय उनके लिए बहुत परेशान करने वाला था। बेंसन को इस क्रेटर में फंसे हुए अब 48 घंटों से भी ज्यादा का समय हो चुका था, लेकिन अभी तक ना तो उनके मुंह में एक निवाला गया था और ना ही एक घूंट पानी। उधर अब मौसम भी खराब होने लगा और विजिबिलिटी तो वैसे ही कम थी, जिसके कारण से बचाव दल भी अब बेंसन तक पहुंचने में असमर्थ था। लेकिन तभी अचानक बेंसन की किस्मत ने भी करवट ली और उनके साथ वो हुआ जो बेंसन ने कम से कम इन 2 दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बचाव दल के साथ आए हेलीकॉप्टर पायलट टॉम होप्टमैन की नजर अचानक बेंसन पर पड़ी और उन्हें बेंसन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि बेंसन और मौसम दोनों ही होप्टमैन का साथ देने में असमर्थ थे। लेकिन इस पायलट ने फिर भी हार नहीं मानी। जैसे ही मौसम थोड़ा सा साफ हुआ तो होप्टमैन ने तुरंत ही इस ज्वालामुखी में अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया और एक रस्सी जो लगभग 150 फीट नीचे तक जा सके उसे भी लटका दिया। लेकिन ये अभी भी अंधेरे में चलाया गया एक तीर ही था, क्योंकि भले ही होप्टमैन ने बेंसन को देख लिया था, पर वो वापस से उनकी नजरों से ओझल हो चुके थे। वहीं बेंसन के हालात भी इतने बुरे थे कि वो किसी को जवाब तक भी नहीं दे पा रहे थे। ऊपर से इतनी कम विजिबिलिटी कि इंसान को 1 फीट से आगे का कुछ दिखाई ही ना दे। लेकिन होप्टमैन ने फिर भी एक जाल को रस्सी से बांधकर लटकाया और इस बात का इंतजार किया कि अगर किस्मत से बेंसन रस्सी को देख पाते हैं तो वो ये जरूर समझेंगे कि उन्हें बचाने के लिए कोई आया है। आखिरकार अंधेरे में चलाया गया उनका ये तीर निशाने पर लगा। बेंसन
बेंसन को वो जाल दिख गया, लेकिन वो अब भी उनकी पहुंच से काफी दूर था। काफी प्रयासों के बाद भी वो उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन बेंसन किसी भी हालात में इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि शायद वो ये बात अच्छे से जानते थे कि इसके बाद उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। इसलिए बेंसन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर एक जोरदार जंप किया, जो फाइनली उस जाल में जाकर ही रुका। उस सिचुएशन का अंदाजा लगाने भर से ही रूह कांप जाती है कि अगर उनका ये जंप मिस हो जाता तो उनके साथ क्या हो सकता था। खैर, उनकी किस्मत ने इस बार उनका पूरा साथ दिया, और जैसे ही बेंसन इस जाल में बैठे तो वजन से होप्टमैन को भी अंदाजा हो गया कि बेंसन इस जाल में पहुंच चुके हैं। जैसे ही होप्टमैन ने रस्सी को ऊपर खींचा तो जाल के अंदर बेंसन मौजूद थे, जिनकी हालात इतनी गंभीर थी कि उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि अगर वो कुछ और देर इस क्रेटर में रहते तो शायद उन्हें बचा पाना संभव ही नहीं था। इसलिए बेंसन को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि ये कैमरामैन सचमुच मौत के बहुत करीब जा चुका था, लेकिन फाइनली उन्हें बचा लिया गया। अपनी इस बहादुरी के लिए इन तीनों को बाद में सरकार की ओर से सम्मानित भी किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानियां भी काफी मशहूर हुई, जिसके बाद लोग इनके फैन बन गए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।